हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री जेनेरिक इलेक्टिव जी का आधुनिक विश्व में जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड। इसकी यूनिट 1 करेंगे आज हम। बच्चों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि मैम जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड पर वीडियो बनाते, इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जेंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड पर वीडियो। इसके हम आज यूनिट 1 करेंगे। यूनिट 1 करेंगे आज हम। जेंडर का ऐतिहासिकरण, पितृसत्ता और नारीवाद। इंट्रोडक्शन। पितृसत्ता और नारीवाद को समझने के लिए जेंडर एक ऐतिहासिकरण अनिवार्य है। पितृसत्ता को और नारीवाद को समझने के लिए इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के इतिहास में जाए बिना महिलाओं की मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि महिलाओं के इतिहास के बारे में जाने बिना उनकी मुक्ति संभव नहीं है। महिलाओं के इतिहास को देखे बिना कोई भी नारीवादी दृष्टिकोण अधूरा होगा, और महिलाओं के इतिहास को देखे बिना उसकी नारीवादी का जो दृष्टिकोण है वो अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा। महिलाओं का इतिहास जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि महिलाओं का जो इतिहास है उसका उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, और ये उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव भी लाता है। और जो उनकी हिस्ट्री है, महिलाओं के नारीवाद की जो हिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा उनके जो प्रेजेंट में उस पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण बदलाव भी लाता है। ये उनके जीवन में, महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी लाता है। और वह बताती हैं कि इतिहास 2 प्रकार के होते थे, और वो बताती हैं कि जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो 2 प्रकार की होती है। महिलाएं बताती हैं कि जो हिस्ट्री है वो 2 प्रकार की होती है। एक जो अभिलिखित है, जो कि रिकॉर्डेड है, जो कि लिखित है, और एक है जो इंटरप्रिंटेड है। एक जो रिकॉर्डेड है और एक जो लिखी हुई है। जो इंटरप्रेटेड और रिकॉर्डेड है। इंटरप्रेटेड क्या हो गई, जो कि मतलब कि जो पन्नों पर लिखी हुई है वो हम इंटरप्रेटेड कर देते हैं, और रिकॉर्डिंग जैसे कि ऑडियो रिकॉर्ड होती है, वीडियो रिकॉर्ड होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिलिखित। और दूसरा जो अभिलिखित नहीं है, एक जो अभिलिखित नहीं है वो क्या है, अनरिकॉर्डेड। इतिहास निर्माण की प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों ने समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इतिहास के निर्माण की जो प्रोसेस है उसमें महिलाओं ने भी और पुरुष ने भी, दोनों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी अतीत की सामूहिक स्मृति बनाने में शामिल थी, और पुरुषों की तरह महिलाएं भी जो थीं वो भी अतीत की सामूहिक स्मृति बनाने में सम्मिलित थी। महिलाएं हमेशा इतिहास में अभिनेता और एजेंट दोनों थी, और महिलाएं हैं वो हमेशा ही इतिहास में अभिनेता भी थी और एजेंट भी थी, वो दोनों ही थी। महिलाएं अभिनेता और एजेंट दोनों ही थी। इस इतिहास को मौखिक परंपराओं के माध्यम से सांस्कृतिक और परंपरा के अनुरूप में संरक्षित किया गया है, जो मुख्य रूप से अलिखित इतिहास था, और माध्यम से संस्कृत और परंपरा के रूप में संरक्षित किया गया, जो कि मुख्य रूप से अलिखित इतिहास था, जो कि अनरिकॉर्डेड इतिहास था। अभिलिखित इतिहास ने महिलाओं के योगदान को नज़रअंदाज कर दिया, और अभिलिखित जो अनरिकॉर्डेड जो हिस्ट्री थी उसने महिलाओं का जो योगदान था उसको इग्नोर किया है, क्योंकि यह मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा प्रलेखित किया गया था। क्योंकि ये मुख्य रूप से क्या था, जो पुरुषों के द्वारा लिखित था, इसलिए उसको नज़रअंदाज किया गया है महिलाओं के योगदान को। इन इतिहासकारों में जो पुरुष थे, इतिहास के केवल उन्हीं हिस्सों को दर्ज किया जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते थे, और जो इतिहासकार पुरुष थे उन्होंने उन्हीं हिस्सों को लिया है जो कि उनके अनुसार महत्वपूर्ण थे, उनके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट थे, वही लिया। उन्होंने जो महिलाओं का जो योगदान था उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया, पुरुषों ने। और इस तरह के जो उल्लेख थे उसमें महिलाओं के जो अनुभव थे, उनके जो एक्सपीरियंस थे, उनको उसमें से बाहर रखा गया, और उनके योगदान को महत्वहीन माना गया। मतलब कि उनके जो महिलाओं को जो उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, उन्होंने जो योगदान दिया था या जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, उनको बिल्कुल ही अलग रखा गया, यानी कि उनको ऐसा माना गया कि वो इम्पोर्टेंस ही नहीं है, अनइम्पोर्टेंस, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस प्रकार जो इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है वह कुछ पुरुष इतिहासकारों द्वारा पिछली घटनाओं की व्याख्या है। इसमें जो हमारे
को जो इतिहास दिया गया है, जो हमने इतिहास को देखा है, जो हमारा इतिहास प्रस्तुत किया गया है हमारे सामने, वो जो कुछ इतिहासकार थे उनके द्वारा जो पिछली घटनाएं हुई हैं उनकी व्याख्या की गई है, जिन्होंने कभी भी महिलाओं को एक तर्क संगत और स्वायत्त प्राणी नहीं माना और इस प्रकार अतीत की सामूहिक स्मृति के निर्माण में उनकी भूमिका कभी दर्ज नहीं की। इसीलिए अभिलिखित रिकॉर्डेड इतिहास पक्षतापूर्ण और एक तरफा इतिहास था, क्योंकि इसमें एक जेंडर के अनुभव और योगदान को शामिल ही नहीं किया गया था और अतीत की कथा को केवल पुरुष दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया था। इतिहास अनकम्प्लीट था, क्योंकि जो पुरुष इतिहासकार थे उन्होंने सिर्फ अपने ही योगदान लिखे, उन्होंने जो उनको इम्पोर्टेंट लगा वही लिखा, उन्होंने महिलाओं के बारे में बिल्कुल नहीं लिखा। महिलाओं के जो योगदान थे, जो उनके एक्सपीरियंस थे, उनको उन्होंने नज़रअंदाज किया। उनके अकॉर्डिंग जो वो लिखा गया था वो इतिहास क्या था, अनकम्प्लीट था। इसीलिए जो अभिलिखित जो रिकॉर्डेड इतिहास है वो पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही जेंडर के अनुभव के योगदान को शामिल किया गया है, दूसरे जेंडर के जो योगदान थे, जो उनके अनुभव थे, उनको शामिल नहीं किया गया है। अतीत की कथा को केवल पुरुषों के दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत किया गया है और जो अतीत है, जो स्त्री है हमारी, उसकी जो कथा है उसको सिर्फ पुरुषों के दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत किया गया है, महिलाओं के दृष्टिकोण से प्रस्तुत नहीं किया गया है। पितृसत्ता। पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था के रूप में उसे समझा जा सकता है जो कि पुरुष प्रभुत्व के आधार पर संचालित होती है, यानी कि जिसमें कि पुरुष ही आदेश दे सकते हैं, पुरुष ही अपना काम करा सकते हैं, महिलाओं की बिल्कुल नहीं चलती। उसे ही हम क्या कहते हैं? पितृसत्ता कहते हैं, यानी कि पुरुषों की ही प्रधानता होती है, पुरुष जो कहते हैं वही महिलाओं को करना होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पितृसत्ता। पितृसत्ता की पारंपरिक समझ पिता का शासन। पितृसत्ता की हम पारंपरिक समझ क्या कह सकते हैं? यानी कि पिता का शासन, पिता का ही शासन होगा, जो पिता कहेंगे वही होगा और जो माता उनका कहने से कुछ नहीं होगा, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? पितृसत्ता, यानी कि पिता का शासन, पितृसत्ताधारी का शासन या पितृसत्ताधारी का शासन। पितृसत्ता की इस पारंपरिक समझ को आमतौर पर निजी क्षेत्र यानी परिवार को पुरुष प्रधान परिवार के दायरे में समझा जाता है कि पितृसत्ता जो है वो पुरुष प्रधान परिवार के दायरे में उसको समझा जाता है और ये जो समझ है वो यह समझ सार्वजनिक क्षेत्र में भी व्याप्त है, जहां पुरुष प्रभुत्व एक आदर्श के रूप में प्रचलित है, यानी कि पुरुष का ही प्रभुत्व होगा, उसका ही आदेश चलेगा और ये एक आदर्श के रूप में प्रचलित है। और पितृसत्ता क्या है? यानी कि पिता प्रधान परिवार, यानी पिता का ही प्रभुत्व होगा पूरे परिवार पर। इस प्रकार पिता के शासन ने जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष वर्चस्व का रूप ले लिया। इसी प्रकार जो पितृसत्ता थी उनमें, यानी कि पिता का जो शासन था वो हर किसी के जीवन में या हर क्षेत्र में पुरुष का ही वर्चस्व के रूप में उसको ले लिया कि पुरुष का ही वर्चस्व चलेगा, महिला का वर्चस्व नहीं चलेगा, जो अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के साथ होता था, यानी कि जो महिलाओं के खिलाफ उनकी हिंसा के साथ होता था। इसीलिए पितृसत्ता की हाल की समझ इसे शक्ति संबंध के रूप में समझाती है, जहां पुरुष अपने नियंत्रण और प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं और महिलाओं को एक अधीनस्थ स्थिति में रखा जाता है, जिससे उनका शोषण होता है। नारीवादियों ने इस अवधारणा का उपयोग उन महिलाओं के जीवित अनुभवों को समझने के लिए किया जहां उन्हें विभिन्न स्तरों पर भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता था। और जो महिलाएं थी, नारीवादियों ने इस अवधारणा का उपयोग उन महिलाओं के जीवित अनुभवों पर किया या उन्हें समझने के लिए किया गया, जिन्हें कि विभिन्न स्तरों पर उनसे भेदभाव किया जाता था या उनका शोषण किया जाता था। गार्डनर ने अपने क्लासिक कृत द क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की, द ओरिजिन्स ऑफ वीमेन सबऑर्डिनेशन में इतिहास में महिलाओं की अधीनता किया, उत्पत्ति की आलोचनात्मक मूल्यांकन किया और तर्क दिया कि चूंकि इतिहास हमेशा पुरुषों द्वारा लिखा गया था, इसलिए उनके द्वारा लिखे गए इतिहास में महिलाओं को अक्सर बाहर रखा गया था। क्योंकि उन्होंने क्या तर्क दिया कि इतिहास जो है वो हमेशा पुरुषों के द्वारा ही लिखा गया था, इसलिए उन्होंने जो महिलाओं के बारे में जो इतिहास लिखा उसको महिलाओं को बाहर कर दिया। वे पारंपरिक समझ पर सवाल उठाती हैं कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से कमज़ोर थीं और वे महिलाओं की
पे सवाल उठाती हैं कि महिलाएं जो थीं वो स्वाभाविक रूप से कमज़ोर थीं और इस धरती पर उनका एकमात्र उद्देश्य बच्चे पैदा करना और बच्चे का पालन पोषण करना है। यानी कि वो एक तो स्वाभाविक रूप से कमज़ोर थी और उनका क्या कार्य था कि बच्चे पैदा करना और बच्चों का ही पालन पोषण करना, इससे ज़्यादा उनका कोई और काम नहीं था, ये समझा जाता था। वे ये भी बताती हैं कि कैसे महिलाओं को शिक्षा से बाहर रखा गया था। वे ये भी बताती हैं कि कैसे कि महिलाओं को शिक्षा से बाहर रखा गया था, उन्हें एजुकेशन नहीं प्राप्त करने दी जाती थी, क्योंकि अगर वो एजुकेट हो जाएंगी महिलाएं तो वो बोलने लगेंगी, उनको समझ में आ जाएगा, इसलिए उन्हें एजुकेशन से भी दूर रखा गया था। और इसीलिए वे दर्शन, विज्ञान और कानून जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मौजूद नहीं थी। इसीलिए वो, क्योंकि वो एजुकेट ही नहीं होने देते थे महिलाओं को, तो वो एजुकेट नहीं थी, इसीलिए वो दर्शन, विज्ञान या कानून के बारे में उन्हें समझ नहीं थी, इसीलिए वो उनको उस क्षेत्र में वो इंक्लूड ही नहीं हो पाती थी। लर्नर का तर्क है कि ऐतिहासिक स्मृति अनिवार्य रूप से पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान है। ऐतिहासिक जो स्मृति है वो या क्या है, पितृसत्तात्मक है या पुरुष प्रधान है। महिलाओं को ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करने का अवसर नहीं मिला और महिलाओं को जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, हिस्टोरिकल घटनाएं हैं, उनमें व्याख्या करने का उन्हें अवसर ही नहीं दिया गया और इसलिए वे ऐतिहासिक स्मृति को आकार नहीं दे सकी। इसीलिए वो इतिहास को, हिस्ट्री को बिल्कुल भी आकार नहीं दे सकती, क्योंकि उनको उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया। इस जेंडर आधारित शक्ति संरचना की शुरुआत शिकारी संग्रहकर्ता समय के दौरान श्रम के जेंडर विभाजन के साथ हुई। इस अवधि के दौरान पुरुषों ने शिकारी की भूमिका निभाई और महिलाएं मुख्य रूप से इकट्ठा या संग्रह करने और कृषि की देखभाल करने तक सीमित थी। पुरुष क्या करते थे, शिकार करते थे, वो शिकारियों की भूमिका निभाई, और जो महिलाएं थी वो कृषि के क्षेत्र में यानी कि कृषि की देखभाल करने तक ही सीमित थी। जब लोगों ने खेती करना शुरू किया, संपत्ति के स्वामित्व की स्थापना की। जब लोगों ने कृषि करने की यानी कि खेती करने की खेती करनी स्टार्ट किया तो उन्होंने तो संपत्ति के स्वामित्व की स्थापना की गई। तो परिवार का ढांचा, जब संपत्ति का स्वामित्व की स्थापना की गई तो जो परिवार था वो माता के हाथ में होता था, बट फिर वो भी पितृवंश के में ही परिवर्तित कर दिया गया। और इसी प्रकार जो श्रम का विभाजन था वो दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था। जो श्रम का विभाजन था, जो भी काम का विभाजन था, वो दैनिक दिनचर्या का यानी कि दिन में काम करने का हिस्सा रह गया। और जल्द ही जो जेंडर की भूमिका थी वो जेंडर की भूमिका में बदल गया, जिसने अंत में महिलाओं को निजी क्षेत्र में ही सीमित कर दिया, यानी कि वो निजी क्षेत्र में ही सीमित होकर रह गई महिलाएं। और शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र से उनको महत्वपूर्ण भूमिकाओं जो थी उनकी, उससे उन्हें बहिष्कार कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। और इस प्रकार महिलाएं पहली दास बन गईं, क्योंकि महिलाओं पर जो पुरुषों का वर्चस्व था वो नया मानदंड बन गया। यहाँ तक कि जो कानूनी विमर्श ने भी इसी प्रथा का प्रचलन करते हुए लैंगिक भूमिकाओं को वैध बनाने और अनुमोदित करने और सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से महिलाओं को बाहर कर दिया। और इस प्रकार महिलाओं की भूमिका अत्यंत संकोचित हो गई। इसीलिए क्या हुआ, इस प्रकार क्या हुआ, जो महिलाओं की भूमिका थी वो अत्यंत संकोचित यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम हो गई और सामूहिक ऐतिहासिक स्मृति में उनकी उपस्थिति बहुत कम हो गई। और हिस्ट्री में उनकी जो स्मृति थी वो उनकी बहुत ज़्यादा उपस्थिति थी, उनकी महिलाओं की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। ऐसे में पुरुषों की सामाजिक स्थिति महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करती है। पुरुषों की जो सामाजिक स्थिति है वो महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करती है, क्योंकि महिलाओं को अपनी शक्ति और प्रभाव हासिल करने की समान पहुंच और क्षमता नहीं दी गई थी। क्योंकि महिलाओं को अपनी शक्ति, अपनी पावर, उनका प्रभाव उनको हासिल करने की उनको समान पहुँच नहीं दी गई थी जितने की पुरुषों को दी गई थी। इस तरह की पितृसत्तात्मक शक्ति संरचना ने महिलाओं को शक्तिहीन के रूप में चित्रित किया और इसलिए उन्हें घरेलू क्षेत्र तक सीमित कर दिया। इसलिए उनको घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया कि वो महिलाएं क्या करेंगी, बच्चे पालेंगी, बच्चों को जन्म देंगी और बच्चों का ही पालन पोषण करेंगी। इतनी ही उनकी वैल्यू रह गई थी हिस्ट्री में, जिसे निष्कार्य स्थान माना जाता था। इस पितृसत्तात्मक डिस्कोर्स में महिलाओं को केवल एक यौन प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उनकी शक्ति और एजेंसी भी उनकी यौन पहचान पर ही निर्धारित कर दी गई थी। यानी कि उनको
पितृसत्तात्मक डिस्कोर्स में महिला को केवल यौन प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उनकी जो शक्ति थी या उनकी जो एजेंसी थी उनको भी यौन पहचान पर ही निर्धारित की गई थी। भारत में लैंगिक असमानता किसी भी अन्य जगह की तरह एक मानव निर्मित घटना रही है। और भारत में जो लैंगिक असमानता है वो किसी भी अन्य जगह की तरह एक मानव निर्मित घटना रही है। इसकी शुरुआत वास्तव में भारतीय सभ्यता की शुरुआत से नहीं हुई थी। और इसकी जो शुरुआत है, जो इसकी स्टार्टिंग है, वो वास्तव में जो रियलिटी है उसमें भारतीय सभ्यता की शुरुआत से नहीं हुई थी। महिलाओं की स्थिति भारतीय सभ्यता की उभरती सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रतिबिंब और गुंजा है। इतिहास की बारीकी से जांच से पता चलता है कि पूरे भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और जब बारीकी से इसकी जांच की जाती है तो उसमें पता चलता है कि पूरे भारतीय इतिहास में महिलाओं की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में वापस जाएं तो हम पाते हैं कि महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। और हम हड़प्पा सभ्यता में जाएं तो हम देखते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर थी हड़प्पा सभ्यता के दौरान, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी। उनका जीवन विलासितापूर्ण था। प्रारंभिक वैदिक काल में भी महिलाओं की यही स्थिति प्रबल रही। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान परिवार की संस्था बहुत कमज़ोर थी। जनजाति और कबीले महत्वपूर्ण थे क्योंकि परिवार की संस्था कमजोर थी। इसीलिए उस अवधि में जाति प्रथा भी नरादत थी, जिसे समाज में परिवार की संस्था कमजोर थी और जाति नदारत थी, वहाँ महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होना स्वाभाविक था। और वहाँ पर महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होना भी स्वाभाविक था। महिलाओं को बुनाई जैसे कुछ व्यवसायों में प्रवेश करने की स्वतंत्रता थी। और महिलाओं को जैसे कि बुनाई जैसे जो कार्य होते हैं उन व्यवसायों में एंटर करने की स्वतंत्रता थी, वो उन्हें फ्रीडम थी। वे विधानसभाओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र थे और वे विधानसभाओं में भी भाग लेने के लिए स्वतंत्र थी। महिलाएं बाल विवाह की अवधारणा भी प्रारंभिक वैदिक समाज के लिए अज्ञात थी। इस अवधि के दौरान महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं और इस अवधि के दौरान महिलाएं जो थीं वो एजुकेशन प्राप्त कर सकती थीं। और इस प्रकार की जो प्रारंभिक वैदिक काल समाज के दौरान महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक वैदिक काल समाज था उसके दौरान महिलाओं की जो स्थिति थी वो बेहतर थी। अगर हम 10वीं वर्ण मंडल की बात करते हैं तो यहाँ के बाद वैदिक काल शुरू होता है, जहाँ पर कि जो परिवार था उसकी जो संस्था थी वो मजबूत हो जाती है। परिवार की संस्था को मजबूत करने के साथ परिवार के जो भीतर हैं महिलाएं हैं उनकी भूमिका भी बढ़ने लगी और पुरुष सूक्ता के अनुसार पुरोहितों जातियों का वर्चस्व था। पुरोहित जो जातियाँ थी उनका वर्चस्व था और धार्मिक समारोह और अनुष्ठानों के बाद पुजारियों को महिलाओं को उपहार के रूप में दिया जाता था। धार्मिक समारोहों या अनुष्ठानों जो है उनके बाद जो पुजारी होते हैं उनको महिलाओं को एक गिफ्ट के रूप में यानी उपहार के रूप में उनको दिया जाता था। वैदिक काल के बाद के उद्भव के साथ शहरीकरण शुरू होता है और निजी संपत्ति और भूमि महत्वपूर्ण हो जाती है। और निजी संपत्ति और जो भूमि है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। इन सब के लिए एक कानूनी या वैध उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। और इन सब के लिए क्या एक कानूनी या वैध उत्तराधिकारी जो होता है उसकी आवश्यकता होती है, जो कि परिवार की महिलाओं की शुद्धता और सतीत्व सुनिश्चित करके संभव हो सकता है। महिलाओं की शुद्धता और सतीत्व को उनकी स्वतंत्रता को सीमित करके बनाए रखा जा सकता है। इसलिए अब महिलाओं को विधानसभाओं में भाग लेने और सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए अब महिलाओं को विधानसभाओं में भाग लेने या सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए उनको अनुमति नहीं थी। समाज के शहरीकरण के साथ ही वैश्यावृत्ति भी जड़ लेने लगी। जब शहरीकरण की शुरुआत हुई तो उसमें वैश्यावृत्ति भी जड़ लेने लगी। इसके बाद महिलाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और इसके बाद जो थी महिलाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। तो पितृसत्ता का मतलब क्या होता है कि पितृसत्ता यानी कि पुरुष
पुरुष प्रधानता, यानी कि पुरुष का ही शासन चलेगा, महिलाओं का कोई शासन नहीं होगा। वे बाहर नहीं जा सकती, वो सार्वजनिक क्षेत्र पर नहीं जा सकती, या वो विधानसभाओं में भाग नहीं ले सकती। और ये कब हुआ? जब शहरीकरण की शुरुआत हुई तो उसमें वेश्यावृत्ति बढ़ने लगी। इसके बाद महिलाओं की जो स्थिति थी वो बिगड़ने लगी, तो इसलिए उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा नारी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।